हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, शाम का बज चुका 8। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली सीरीज चल रही है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर 200 सवाल वाली, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो रोजाना 8 बजे आपको 200 रैंडम क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के मिलते हैं। इस सीरीज के हमारे पिछले पार्ट आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर हमारे आप लोग पिछले पार्टों से अवगत हो सकते हैं। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी यूके SSS यूके PSC, जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, मेरे उत्तराखंड के साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वन लाइनर सीरीज हमारे द्वारा आपको चलाई गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। तो पहला सवाल, रांसो उत्तराखंड के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो रांसो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र है एक उत्तरकाशी जनपद में, वहाँ के लोगों द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है, रांसो। दूसरा सवाल, तांदी नृत्य गढ़वाल के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो तांदी नृत्य किया जाता है गढ़वाल के रवाई क्षेत्र के लोगों द्वारा। तो आपको याद रखना चाहिए, तांदी नृत्य गढ़वाल के रवाई क्षेत्र वाले लोगों द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। तीसरा सवाल, भेरू कू तमाशू नामक मेला किस देवता के पूजन से संबंधित है? तो भेरू कू तमाशू नामक जो मेला लगता है वह समेसुर नामक देवता के पूजन के लिए लगता है। चौथा सवाल, प्रसिद्ध महासू देवता कितने भाई थे? तो प्रसिद्ध महासू देवता 4 भाई थे। और बात करें साथियों महासू देवता की, जौनसारी समुदाय जो हमारा यहाँ पे रहता है साथियों देहरादून जनपद में, महासू देवता उनका जो है सर्वश्रेष्ठ और लोक देवता है। अगला सवाल, भेड़ पालकों द्वारा गाए जाने वाला एक प्रमुख गीत कौन सा है? तो भेड़ पालक साथियों हमारे ज़्यादातर हमारे भोटिया समुदाय के लोग भेड़ पालन करते हैं। तो भेड़ पालक जब जाते हैं साथियों अपने भेड़ों को चराने के लिए, वो कौन सा गीत गाते हैं? इनके गीत का नाम है छूड़ा। अगला सवाल, गैंडी वध किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो गैंडी वध लोक नृत्य किससे संबंधित है? पांडव नृत्य से। तो आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गैंडी वध जो है किस लोक नृत्य से संबंधित है? पांडव नृत्य से। अगला सवाल, थड़िया एवं चौफला गीत की लय में क्या अंतर है? तो थड़िया और चौफला गीत की जो रिदम होती है साथियों, जो लय होती है, उसमें क्या अंतर है? थड़िया गीत जो होता है विलंबित होता है और मध्य लय के गीत हैं, जबकि चौफला जो गीत हैं द्रुत लय के गाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। तो थड़िया गीत जो गाया जाता है साथियों, आप लोग अवगत होंगे, थड़िया गीत कब गाया जाता है? जब मायके से जब विवाहित लड़की पहली बार मायका आती है तो थड़िया गीत बोला जाता है। तो थड़िया गीत बोला जाता है, नृत्य किया जाता है, और मध्य लय के ये गीत हैं। चौफला जो गीत है साथियों द्रुत लय के गीत हैं। अगला सवाल, चैत के महीने में गढ़वाल में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो चैत के महीने में चैती गीत जो है गढ़वाल के क्षेत्रों के लिए शायद जो है वहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला है 9वां, जागर गीत एवं पवाड़े गीत में क्या अंतर है? तो जागर जागृत करने वाले गीत हैं, जबकि पवाड़े शौर्य गाथा के गीत हैं। तो जागर जो होते साथियों ज़्यादातर कुमाऊनी में जो है, यहाँ पे कुमाऊँ जो कल्चर है उसमें ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जो देवताओं को समर्पित यह जागर होती है। जो पवाड़े होते हैं शौर्य गाथा, यदि किसी हम बात करें माधो सिंह भंडारी की शौर्य गाथा की या किसी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी की, तो पवाड़े होते हैं शौर्य गाथा से संबंधित गीत। अगला है चांडी जो है क्या है? तो चांडी है साथियों पांडव वार्ता के दौरान पांडव समाज चांडी के माध्यम से करते थे। ये क्षेत्र विशेष के अनुसार धुन आदि से पर्वतीय होते हैं, जिन्हें पांडव की चांडी भी कहा जाता है। तो चांडी जो है साथियों पांडव वार्ता के दौरान पांडव संवाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे पांडव की चांडी भी कहा जाता है। अगला है, हिंदू नववर्ष या चैत्र मास की संक्रांति से आगमन पर बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें देहलियों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो हिंदू नववर्ष साथियों हमारा चैत्र महीने से शुरू होता है, आप लोग सारे अवगत हो। तो उस दिन बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार फेमस है हमारे उत्तराखंड में, उसे कहते हैं हम फूलदेई। ऑप्शन नंबर फूलदेई आपको पता करना है। उसमें गढ़वाल में वे गीत जो घास काटते हुए जंगलों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। तो गढ़वाल में घास काटते हुए महिलाएं जब जंगल जाती हैं साथियों और घास काटती हैं, तो वहाँ पे अपनी मायके की याद में वो बाजूबंद गीत गाती हैं। बाजूबंद, तो बाजूबंद गीत किनके द्वारा गाया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में, या उत्तराखंड की बात करो आप लोग, जब वो घास काटी जाती है महिलाएं, तो जब उनको मायका की याद आती है तो बाजूबंद गीत उनके द्वारा गाए जाने वाला गीत है।
बारह मासा गीत का क्या अर्थ है? तो बारह मासा गीत का अर्थ है इन गीतों में वर्ष के सभी 12 महीने में विशेषतः ऋतु त्योहार आदि में इन गीतों का वर्णन किया जाता है। तो 12 मास मतलब 12 मास से गीत गाए जाते हैं। अगला है अठनू त्यौहार किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो अठनू त्यौहार आपको बताना है किस बुग्याल में मनाया जाता है। तो अठनू त्यौहार मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। गढ़वाल में कफुआ किस देवता की स्मृति में गाया जाता है? तो गढ़वाल में कफुआ गाया जाता है समेसुर देवता की स्तुति में। अगला सवाल है सेलकू त्यौहार गढ़वाल के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो सेलकू त्यौहार गढ़वाल के उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो सेलकू त्यौहार भी काफ़ी मनाया जाता है उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र में। अगला सवाल प्रसिद्ध गढ़वाली सदैई गीत की विषय वस्तु क्या है? तो प्रसिद्ध गढ़वाली जो सदैई गीत है उसकी विषय वस्तु है भाई बहन का प्रेम, यानी जो है साथियों सदैई गीत किससे संबंधित है? भाई बहन के प्रेम से संबंधित है, तो आता है सदैई गीत। अगला है गढ़वाल का प्रसिद्ध बड़ जिसकी अपनी तांबे की खान होने की कथाएं प्रचलित है। तो गढ़वाल का प्रसिद्ध बड़ जिसकी अपने तांबे की खान होने की जो कथाएं प्रचलित हैं वो है जीतू बड़वाल। युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद खुशी व्यक्त करने वाला जो तलवार नृत्य है उसे क्या कहा जाता है? तो तलवार नृत्य से हम कहते हैं सरो या सरोया नृत्य। कुमाऊं में इसे सरो नृत्य को ही छोलिया नृत्य कहा जाता है। गढ़वाल के किस क्षेत्र में दीपावली के ठीक एक माह बाद मंगसिर की बग्वाल मनाई जाती है? तो यह मंगसिर की जो बग्वाल है यह किस कहाँ गढ़वाल में मनाई जाती है? साथियों गढ़वाल के एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ दिवाली के ठीक एक महीने बाद मंगसिर की बग्वाल मनाई जाती है। तो वह हमारे गढ़वाल के 2 जनपद टिहरी और उत्तरकाशी में मंगसिर की बग्वाल मनाई जाती है। चलिए कुछ प्रश्नों को और आपको बताते हैं, भाषा और साहित्य से संबंधित है। चलिए आप लोग पूरा देखिएगा। अगला है सवाल हमारा कुमाऊं क्षेत्र के थारू और बोक्सा बोलियों को छोड़कर कौन कौन सी मुख्य बोलियां कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती हैं? साथियों कुमाऊं क्षेत्र में थारू और बोक्सा बोलियों को छोड़कर जो हमारी बोलियां हैं जैसे कुमाऊं काली कुमाऊं क्षेत्र में कुमैया बोली बोली जाती है। जैसे परगना सोर है वहाँ पे सोरिया बोली बोली जाती है। जैसे परगना अस्कोट है वहाँ पे अस्कोटी बोली बोली जाती है। जोहारी बोली बोली जाती है। मझ कुमैया क्षेत्र जो गढ़वाल और कुमाऊं का सीमा का क्षेत्र है उसमें मझ कुमैया बोली बोली जाती है। और यहाँ पे कुछ अलग अलग बोलियाँ जो है हर क्षेत्र में बोली जाती हैं यहाँ पे क्षेत्र वाइज, तो आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। कुमाऊं के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कुमाऊं के उत्तर में बोली जाती है भोटिया भाषा। तीसरा सवाल कुमाऊनी बोली भाषा में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कुमाऊं के किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो कुमाऊनी बोली भाषा में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कुमाऊं के किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कुमाऊं के एक वैज्ञानिक ने किया है कुमाऊनी भाषा में, गंगादत्त उप्रेती उनका नाम है। चौथा सवाल कुमाऊनी बोली भाषा में अन्य किन किन भाषाओं से शब्दों का बाहुल्य है? तो कुमाऊनी भाषा में आपको बताना है कौन कौन सी भाषाएं मिलकर इसमें शब्दों का रूप हमें देखने को मिलता है कुमाऊनी भाषा में। साथियों अंग्रेज यहाँ पे थे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी भाषा का तो हमें यहाँ पे होगा। उर्दू लोग भी यहाँ पे थे, फारसी भी का भी थोड़ा बहुत इसमें मिला जुला रूप होता है कुमाऊनी में। अरबी का भी है, मराठा है, पंजाबी का है, लगभग जो है हिंदी भाषा का भी रूप हमें कुमाऊनी भाषा में देखने को मिलता है। अगला है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या है? तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो ये हैं साथियों हमने आपको बताया था कि कुमाऊनी भाषा के वैज्ञानिक कौन है, गंगादत्त उप्रेती। तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक भी कौन है, गंगादत्त उप्रेती। अगला सवाल डॉक्टर त्रिलोचन पांडे की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए? तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे की आपको 2 रचनाएं बतानी है। तो कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि जो है डॉक्टर त्रिलोचन की एक कृति हो गई। दूसरा है कुमाऊं का लोक साहित्य, ये भी इन्हीं की रचना है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे की। तो 2 बताए हमने आपको कौन कौन से। त्रिलोचन पांडे की 2 रचनाएं आपको बतानी है। पहली रचना है कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, दूसरा है कुमाऊं का लोक साहित्य। अगला है साथियों कुमाऊनी भाषा के आदि कवि का नाम बताइए? तो कुमाऊनी भाषा का हम आदि कवि कहते हैं लोकरत्न पंत या गुमानी पंत, इनका नाम है। 8वां सवाल कुमाऊनी लोक साहित्य की बहुचर्चित लोक कथा मालूशाही को प्रथम बार किसने
पुस्तकाकार रूप दिया। तो साथियों मालूशाही जो है हमारे यहाँ पे बहुत चर्चित लोक कथा, उसको पुस्तक का आकार किसने दिया, यानी पुस्तकाकार कहते हैं इसको, यानी पुस्तक में किसने नोट किया, वो ऐसे समझो आप लोग। तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर उर्वीदत्त उपाध्याय, डॉक्टर उर्वीदत्त उपाध्याय और डॉक्टर रमेश चंद्र पंत और वैष्णव अशोक ने, इन 3 जो लोग हैं साथियों, 3 उत्तराखंड के हैं। इनने जो लोक साहित्य है हमारा बहुत चर्चित लोक कथा मालूशाही को, इनने इसको एक पुस्तक का रूप दिया। कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य कब से मिलना शुरू हुआ? तो कुमाऊनी भाषा में हमें जो साहित्य मिला साथियों लगभग 1800 से मिलना शुरू हुआ। 10वां है कुमाऊनी साहित्य के भंडार को किन प्रमुख लेखकों कवियों के समृद्ध किया गया? कुमाऊनी साहित्य के भंडार को हम कहते हैं साथियों गिरीश तिवारी गिरदा होगी, गोपाल दत्त भट्ट हो गया, वंशीधर पाठक हो गया, गोपाल दत्त भट्ट हो गया, चारूचंद पांडे हो गया। तो कुमाऊनी काव्य ये जो है आप इनका भंडार और लेखक कवियों के समृद्ध कह सकते हैं। 11वां है कुमाऊनी काव्य संग्रह अग्नि आखर के प्रणेता का नाम बताए। तो कुमाऊनी काव्य संग्रह अग्नि आखर के प्रणेता आपको बताने हैं। तो अग्नि आखर के प्रणेता है साथियों गोपाल दत्त भट्ट जी। ठीक है, अगला सवाल डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के शोधपूर्ण ग्रंथ का नाम बताइए। तो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के शोधपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो ये है साथियों इनका है कुमाऊनी के कवियों का विलोचन अध्ययन। तो इनका क्या है साथियों, इनके द्वारा जो प्रश्न क्या था, प्रश्न समझते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के शोध ग्रंथ का क्या नाम है? साथियों जो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल हैं, इन्हें शोध किया था कुमाऊनी के कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा। तो ठीक है, इन्हें कुमाऊनी जो कवि थे उनका विवेचनात्मक अध्ययन पर शोध किया हुआ था डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के द्वारा। बुरुश कुमाऊनी कविता राष्ट्रीय स्तर के लिए किस कवि की रचना है? तो बुरुश कविता के लेखक कौन है और रचयिता कौन है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया? ये थे साथियों बुरुश कविता के लेखक सुमित्रानंद पंत जी। 14वां है विद्वान ने गढ़वाली बोली के कितने उपभेद किए हैं? तो विद्वान ने गढ़वाली बोली के कितने उपभेद किए हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों जो है यहाँ पर गढ़वाली बोली के लगभग डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भी गढ़वाली बोली को 8 उपबोलियों में विभक्त किया गया है। अगला है मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषाएं समाहित हैं? तो मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषाएं समाहित हैं? गढ़वाली हो गया एक हमारा, एक कुमाऊनी हो गया मध्य हिमालय के अंतर्गत, यही 2 हैं। फिर 16वां मध्य पहाड़ी भाषा के ऐसे 2 विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने इसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो मध्य पहाड़ी भाषा के 2 वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। साथियों डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, डॉक्टर गोविंद चातक, ऐसे 2 विद्वान थे जिन्होंने भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया हुआ था। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। 17वां है गढ़वाल के किस क्षेत्र में सलाणी भाषा बोली जाती है? तो गढ़वाल का वो क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे सलाणी भाषा बोली जाती है? तल्ला मल्ला और गंगा सलाड़ एक क्षेत्र है साथियों जहाँ पे सलाड़ी भाषा बोली जाती है। 18वां गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक कौन है? तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक रचयिता कौन है आपको बताना है। तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक हैं अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के कौन है? अबोध बंधु बहुगुणा। अगला सवाल साथियों हमारा इसी सीरीज में गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन किस लेखक की कृति है? तो गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन किस लेखक की कृति है आपको बताना है। तो डॉक्टर गोविंद चातक की कृति है यह गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन। डॉक्टर किसकी हमने आपको बताया, डॉक्टर गोविंद चातक। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की वो कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में किया गया? तो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में किया गया। तो वह पुस्तक डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की आपको बताना है। गढ़वाल के लोक नृत्य और गीत एक पुस्तक लिखी थी शिवानंद नौटियाल ने जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने किया। गढ़वाल के द्विंगत विभूतियाँ किसकी कृति है? तो गढ़वाल के द्विंगत विभूतियाँ हैं भक्त दर्शन की। गढ़वाल पर महापंडित राहुल सांकचरण द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताए। गढ़वाल के महापंडित राहुल सांकचरण द्वारा एक पुस्तक लिखी गई साथियों, आपको पता होना चाहिए वो पुस्तक का नाम। तो उनकी पुस्तक का नाम है हिमालय परिचय गढ़वाल। ठीक है, हिमालय परिचय गढ़वाल।
गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान के प्रणेता कौन है? तो गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान दिया गया बुद्धि बल्लभ थपलियाल को। किसको? बुद्धि बल्लभ थपलियाल। 24वां, गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किन किन विद्वानों ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, गीता का गढ़वाली अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथानी जी ने, आदित्य राम दुदुपुड़ी कहते हैं इनको, बचन सिंह नेगी जी के द्वारा। तो 3 नाम आपको याद रखने। गीता जो हमारा ग्रंथ है उसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथानी ने, आदित्य राम दुदपुड़ी कहते हैं इनको, आदित्य राम दुदपुड़ी ने, और वचन सिंह नेगी ऐसे विद्वान थे जिन्हें गढ़वाली भाषा में जो है गीता का अनुवाद कर दिया था। चलिए कुछ इतिहास के सवाल भी हम इसमें आपके लाए हैं। उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय कहाँ कहाँ मिले हैं? तो उत्तराखंड के जो शैलाश्रय, तो ये शैलाश्रय मित्रों लाखू उड्यार से मिले हैं, कुमाऊं क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र में भी ग्वारखा उड्यार होगी, आदि स्थानों से हमें ये जो है पेंटेड रॉक शेल्टर मिले हुए। तो उत्तराखंड में जो चित्रित शैलाश्रय हैं, कुमाऊं में लखू उड्यार से मिले हैं, गढ़वाल में गोरखा उड्यार से, पेटसाल से, तो आदि क्षेत्रों से उत्तराखंड में ये चित्रित शैलाश्रय मिले हुए हैं। दूसरा है अगला, उत्तराखंड में अशोक के धर्मलेख कहाँ मिले हैं, वे किस भाषा में मिले हैं? तो उत्तराखंड में अशोक के जो धर्मलेख या शिलालेख की बात कर सकते हैं तो ये मिले हैं देहरादून के कालसी में, और ये जो लिखी गई भाषा है जो ये शिलालेख मिले हैं पाली भाषा में मिले हुए हैं। अगला है शंकराचार्य का जो है देह त्याग कहाँ और कब हुआ? तो शंकराचार्य ने अपना देह त्याग किया साथियों 820 ईस्वी में केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। तो केदारनाथ मंदिर में 820 ईस्वी को गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्याग किया। अगला है केदार भूमि गढ़वाल का एकीकरण करने वाला पंवार वंशी राजा कौन था? तो केदार भूमि में गढ़वाल के जो 52 से 53 गढ़ थे साथियों उनको विजित कर उनका एकीकरण किया अजय पाल ने। तो इनको गढ़पाल भी कहा जाता है इनके एकीकरण के कारण। मानवोदय काव्य के अनुसार पंवार वंशी राजा मानशाह का किस चंद राजा से युद्ध हुआ था? तो मानवोदय काव्य इनके द्वारा लिखा गया था साथियों पंवार वंशी राजाओं के द्वारा। तो उनके अनुसार पंवार वंशी राजा मानशाह का किस चंद राजा से भीषण युद्ध हुआ था? तो मानवोदय काव्य के अनुसार महाराजा मानसिंह का युद्ध चंद राजा लक्ष्मण चंद से हुआ था। तो लक्ष्मण चंद इसका राइट उत्तर हो गया। अगला सवाल है राजमाता कर्णावती कौन थी और उसकी प्रधान सफलता क्या थी? तो राजमाता कर्णावती कौन थी साथियों? हम बता चुके हैं आपको, राजमाता कर्णावती थी पृथ्वीपति शाह की माता, क्योंकि उस समय जिस समय पृथ्वीपति शाह अपनी राजगद्दी में बैठे थे उस समय वो अवयस्क थे यानी छोटे ही थे, तो उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया पृथ्वीपति शाह की माता कर्णावती ने संरक्षिका शासिका के रूप में। तो उनको महिला देखकर साथियों मुगलों की नीयत खराब हुई, मुगलों के सेनापति यहाँ पे आए और यहाँ पे विजित करने का उनका प्रयास रहा, बट साथियों कर्णावती जी इतनी शक्तिशाली थी कि मुगलों के सेनापति के साथ साथ उनके सैनिकों के उनकी नाक भी काट दिए थे और भगा दिए थे। इस तरह इनको नाकटी रानी के रूप से भी जाना जाता है। गढ़वाल के पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसकी राजधानी कहाँ पे? तो गढ़वाल में पंवार राजवंश था साथियों, कनकपाल ने इस पंवार वंश की स्थापना की थी। चांदपुरगढ़ जो है इनने पहले अपनी राजधानी बनाई। अगला सवाल खुड़बुड़ा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? साथियों 1804 में निर्णायक युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, हमने आपको बताया था। खुड़बुड़ा स्थान देहरादून में है। 1804 में गोरखा वीरों और महाराजा प्रद्युम्न शाह के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस निर्णायक युद्ध के बाद गढ़वाल यदि कोई भी राजा हार जाता तो वो यहाँ से या तो चला जाता और यहाँ उसका शासन हो जाता। इस निर्णायक युद्ध में साथियों राजा प्रद्युम्न शाह, महाराजा प्रद्युम्न शाह बुरी गति से वीर गति हो गया, और आपको बताएं जो ये गोरखा लोग थे वो विजित हो गए और गोरखाओं ने लगभग 1804 में गढ़वाल में भी अपना अस्तित्व कायम कर लिया। इन पुस्तकों के लेखक बताने आपको, तो ये जो कुछ पुस्तक दे रखी हैं आपको, ये पुस्तकों के नाम ये किसके द्वारा लिखी गई हैं आपको बताने हैं। तो सियुकी पहला पुस्तक है। सियुकी के लेखक कौन है? युआन च्वांग। तो सियुकी के लेखक हैं युआन च्वांग। हर्षचरित्र के लेखक हैं वाण भट्ट। सभासार के लेखक हैं पंवार वंशी राजा महाराजा सुदर्शन शाह।
हिमालय गजेटियर के लेखक हैं E.T. एटकिंसन। तो साथियों सियुकी के लेखक हमने क्या बताया, युआंग च्वांग। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, वाण भट्ट। सभासार के लेखक कौन है, पंवारवंशी सुदर्शन शाह। हिमालय गजेटियर के एटकिंसन। तो ये चारों पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगला है, इन राजवंश के संस्थापक आपको बताने हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, और कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, पंवार राजवंश का और चंद राजवंश का। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था साथियों बसंत देव, और कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था अशांति देव। पंवार राजवंश का संस्थापक था कनकपाल, और चंद राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, सोमचंद। ठीक है, ये चारों जो है आपको संस्थापक याद रखने। अमोघ भूति किस वंश का राजा था, उत्तराखंड में उसकी मुद्राएं कहाँ पर प्राप्त हुई। तो अमोघ भूति जो है कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था साथियों, और इसकी जो मुद्राएं बात करें अठूर और जो थतल्यूड़ है, ऐसे स्थानों में इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला सवाल साथियों हमारा, गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का क्या नाम था, उस काल में वहाँ कौन सा वंश राज्य कर रहा था। तो गुप्त काल जब शुरू हुआ साथियों उस समय गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का क्या नाम था। तो गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का नाम था कर्तपुर। तो कर्तपुर नाम था उत्तराखंड का गढ़वाल कुमाऊं का। उस समय साथियों यहाँ पर लगभग कुड़िंदु का ही शासन था। तो कुड़िंदु के समय यहाँ पे किस नाम से जाना था, कर्तपुर। ठीक है, अगला है सवाल साथियों, श्री हर्ष के पश्चात उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रमुख राजवंश कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो श्री हर्ष के बाद उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो प्रमुख वंश था पौरव राजवंश था, उसकी राजधानी कहाँ थी, पौरव वंश की हमने आपको बताया था ब्रह्मपुर। अगला है साथियों 14वां हम इसी सीरीज का अगला, महाराजाधिराज ललित सुरदेव किस राजवंश का शासक था। तो महाराजाधिराज ललित सुरदेव किस वंश का शासक था आपको बताना है। तो ये था साथियों ललित सुरदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक था। अगला है, कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ कौन था, उसका विनाश किसके द्वारा किया गया था। तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ था साथियों मनीलागढ़, मानीलागढ़ या मनीलागढ़ कहते हैं, जिसका विनाश चंद राजा बाज बहादुर चंद ने किया था। तो इसका कौन सा था कत्यूरी वंश का अंतिम गढ़, मनीलागढ़, जिसका विनाश किया था चंद राजा, हमने आपको बताया चंद राजा चंद राजा किसका नाम बताया हमने साथियों आपको, बाज बहादुर चंद, शक्तिशाली राजा माना था बाज बहादुर चंद। कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ। तो 1743-44 में लगभग कुमाऊं में रोहिल्लू ने आक्रमण किया हुआ था। इतिहासकारों ने किस चंद राजा को उदास बूढ़ा अन्यायी राजा कहा था, उस राजा ने जजिया प्रकार का कौन सा कर लगाया हुआ था। तो जजिया प्रकार का कर किस चंद शासक ने लगाया हुआ था, और जिसे चंद राजा को यहाँ पे उदास बूढ़ा अन्यायी भी कहते हैं। तो उदास बूढ़ा अन्यायी कहते हैं साथियों राजा बाज बहादुर चंद को। एटकिंसन के अनुसार लोग चंद राजा बाज बहादुर चंद को उदास बूढ़ा अन्यायी राजा कहते थे। उसने ही जजिया प्रकार का व्यक्तिकर पोल टैक्स लगाया हुआ था। ठीक है, पुरखू पंथ कौन था और इसका वध किस युद्ध में हुआ था। पुरखू पंथ कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो सकता है आपका। तो पुरखू पंथ चंद राजा रुद्रचंद का सेनापति था और उसका वध ग्वालदम युद्ध में हुआ था। तो साथियों ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न पड़ सकता है। तो पुरखू चंद कौन था, तो चंद राजा रुद्रचंद का तो ये क्या था, सेनापति था। इसका जो वध है ग्वालदम युद्ध में हुआ था। अगला सवाल है, चंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, उसकी राजधानी कौन थी। तो चंद राजवंश जो बसाने का जो श्रेय जाता है साथियों वो जाता है हमारे सोमचंद को। उसकी राजधानी चंपावत में ही थी, काली कुमाऊं साइड। अगला है, चंद राजा बालो कल्याण चंद को कौन कौन सी उपलब्धियां दी गई थी। तो बालो कल्याण चंद को साथियों चंद राजा बालो कल्याण चंद की प्रमुख उपलब्धियां कौन थी, प्रमुख उपलब्धियां यानी चंद राजा बालो कल्याण चंद ने क्या क्या जो है चंद राजवंश के लिए किया है वो आपको बताना है। तो चंद राजा बालो कल्याण चंद ने साथियों राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थान की पहली उपलब्धि तो ये इनकी, और अपने जो है विस्तृत विजयों पर उसने प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो अपनी विस्तृत विजयों पर उसने प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि भी देना शुरू किया। तो ये है इनकी उपलब्धि।
कुमाऊं का अर्ल वॉरविक किसे कहा जाता है? गोरखा अंग्रेज युद्ध में उसने किसकी सहायता की थी? तो हरकदेव जोशी साथियों एक ऐसे चतुर शासक थे जिसे अर्ल वॉरविक के नाम से जानते थे उस समय पे। अगला आता है सिंगोली शांति संधि कब और किसके मध्य हुई थी? साथियों हमने आपको बताया ब्रिटिश और गढ़ जो गोरखा शासन उस समय पे कायम था उनके बीच सिंगोली नामक स्थान पर एक संधि हुई, क्योंकि ब्रिटिश कई बार मनाने के बाद भी साथियों कई बार हराने के बाद भी गोरखा लोग नहीं मान रहे थे, तो ब्रिटिश ने क्या करा, गोरखा काठमांडू में चढ़ाई कर वहीं उनको पराजय कर दिया था गोरखाओं को। अंत में साथियों सिंगोली नामक स्थान पर बिहार में एक संधि हुई 2 दिसंबर 1815 को, 2 दिसंबर 1815 को संधि हुई। इस संधि में जो है फिर आगे से यहाँ पे गोरखा लोग कभी भी यहाँ पे नहीं आए। ये थी संधि में बात। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर का नाम बताए, तो प्रथम कुमाऊं का कमिश्नर बता साथियों एडवर्ड गार्डनर हम इसको कहते हैं। 1815-16 की बात, 15 की बात है। ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक इतिहास विद्वान कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो कितने कालखंडों में विभक्त किया है साथियों? ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक इतिहास 3 कालखंडों में विभक्ति क्या है? एक तो ट्रेल का काल हो गया, एक तो वेटन का काल हो गया, एक रैमजे का काल हो गया। ये तीनों काल आपको पता होनी चाहिए। टिहरी गढ़वाल राज्य के भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? तो टिहरी राज्य कब जो है यूपी हमारे उत्तराखंड भारत का एक जिला बना? तो आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त 1949 की बात है ये, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल राज्य में विलय पत्र मानवेंद्र शाह द्वारा 8 अगस्त 1947 तथा गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 16 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए हुए थे। तो एक तिथि हम मानते हैं कि 1 अगस्त 1949 को विलय हो गया था इसका, ठीक है। गढ़वाल चित्रशैली और नाला पानी, ये तो आपको ठीक ही है। तो ये तिथियां आपको बतानी हैं। ये तिथियां जो हैं इसमें कि क्या तिथियां हैं, मतलब ये बताने कि ये तिथियां किस युद्ध की हैं। सॉरी, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है यार, इसमें तो बढ़िया प्रश्न है साथी। ये तिथियां आपको बतानी है। तो 8 सितंबर 1803 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 8 सितंबर 1803 की जो तिथि है साथियों, यह युद्ध न हुआ गढ़वाल कुमाऊं में 8 सितंबर 1803 को भीषण भूचाल आया साथियों, भीषण भूचाल 8 सितंबर 1803 को। अगला है 2 दिसंबर 1815। 2 दिसंबर 1815 के दिन संगोली संधि हुई गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच। 28 दिसंबर 1815 को क्या हुआ फिर? तो सुदर्शन शाह टिहरी नगर की स्थापना की थी कब? 28 दिसंबर 1815 को। तो ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी नगर की स्थापना की थी। अब बात आती है कि 30 मई 1930 को क्या हुआ फिर? तो 30 मई 1930 को हुआ रवाई कांड। अगला है साथियों 30 अप्रैल 1930। तो 30 अप्रैल 1930 की घटना आप लोग नहीं बोल सकते। पेशावर कांड के नायक आप लोग जानते होंगे, चंद सिंह गढ़वाली को कहते हैं। तो पेशावर की घटना घटित हुई थी 30 अप्रैल 1930 को। तो साथियों ये रहे आज के हमारे सवाल। ये तो बहुत ही अच्छे सवाल थे, आप लोग जरूर देख रहे होंगे लास्ट तक। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। यदि रोजाना आपको हमारे पिछले पार्ट देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से हमारे पहले पार्टों को आप लोग देख सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सम्मुख। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और रोजाना आइएगा हमारे चैनल पर 8 बजे। नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस।